नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में है और बिहार में चुनाव है। तस्वीरें हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये साल अंत होने से पहले नई सरकार आप लोग देखेंगे। वो नई सरकार किसकी होगी वो जानने और समझने के लिए हम लोग जनता के बीच में हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रतीक पटेल हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि इस बार बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्या मन है। 20 साल की सरकार नीतीश कुमार की कैसी रही, भाजपा जिन मुद्दों की बात कर रही है, प्रशांत किशोर भी क्या फैक्टर बन के आएंगे इस चुनाव में, सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक भाईजान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है, पहले तो वोटाधिकार यात्रा भी खत्म हुई है, उसका कितना असर बिहार में है? कितना जनता समझी है कि वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फर्जी बात हो रही है? बिल्कुल, जनता के बीच ये मैसेज चला जा चुका है कि ये सरकार जो बन रही है, पहले लोग डाउट था कि ईवीएम का हैकिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये मतलब जनता के बीच आ गया कि ये ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ करते हैं। और फिर ये लोग नए वोटर को जोड़ के, मतलब विधानसभा चुनाव से पहले ये लोग नए वोटर को जोड़ के अपने पाले में वोट डलवा रहे हैं। और जनता 65 लाख लोगों का वोट जो कटा है, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि 65 लाख लोगों का वोट कटा है तो एक आदमी के परिवार में 4-5 लोग हैं, तो उन सब तक खबर है। और ये इतना जो यात्रा हुआ, 1300 किलोमीटर की यात्रा हुई, इतना जन सैलाब, इतनी गर्मी में जो हजार लोग जो चल रहे थे राहुल गांधी के साथ, तो वो तो कोई भाड़े के नहीं थे। कोई इतनी गर्मी में भाड़े पर तो नहीं चलेगा। जनता का यह मुद्दा बन चुका है। जन जन के लोग समझ चुके हैं कि यह सरकार चोरी से चली रही है। और अभी राहुल गांधी जी ने बोला है कि वो तो एटम बम था, अभी हाइड्रोजन बम आने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रक्रिया चल रही होगी, क्योंकि महादेवपुरा में जो चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज किया, उसको करने में करीब 4-5 महीने का समय लगा। तो जरूर वो किसी विधानसभा या किसी लोकसभा के ऊपर वो ट्राई कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि वो बनारस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि बनारस में जरूर वोट चोरी हुई है, क्योंकि अजय राय जो थे वो 6 राउंड तक आगे थे, अचानक से फिर पिछड़ गए। तो हमको लगता है कि हाइड्रोजन बम जो आने वाला है वो बनारस वाला ही है, बनारस का लोकसभा ही है। नहीं, बात यह है कि 65 लाख वोटों की बात हो रही है कि 65 लाख वोट काटे गए। उसमें से कई लोग कुछ योगेंद्र यादव जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए, कई लोग राहुल गांधी जी से आके मिले, जो लोग ये कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ, हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। लेकिन आप कैसे उन नाम को जुड़वाइएगा, कैसे एक दो चलिए आपने ढूंढ लिए, कैसे ढूंढिएगा उन सभी लोगों को, कैसे उनके नाम यात्रा करने से थोड़ी होगा। जैसे उसके लिए प्रखंड पर लोग लगे हुए हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पहले ये लोग दिए थे पीडीएफ फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, उसको हम लोग सर्च करके आसानी से कर सकते थे। लेकिन बाद में उसको हटा के ये लोग दे दिया स्कैन फॉर्मेट में, उसमें और प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन जो हमारे इलाके की बात करते हैं, तो प्रखंड में जो लोग हैं जो सक्रिय है पार्टी का, वो लोग गांव-गांव पे जाके मतलब लोगों से पूछ के उनका नाम जुड़वाने के लिए उनका फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किल है, जटिल है, क्योंकि बहुत लोगों का नाम कटा है। एक विधानसभा में औसतन 27,000 लोगों का नाम कटा है। अच्छा। हाँ, तो ये एक बड़ा वोट मतलब कटा हुआ है। तो इसलिए लोग लगे हुए हैं, उसको जांच कर रहे हैं और जितना हो पाएगा लोग उसको जमा कर रहे हैं ताकि उनका नाम वापस से जुड़ जाए। लेकिन ये सरकार वोट चोरी करके बन रही है और ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम तो चाहते हैं कि बचे हुए जिलों में भी राहुल गांधी जी को पार्ट 2 यात्रा निकालनी चाहिए। इस यात्रा की सफलता को देखते हुए उन्हें पार्ट 2 यात्रा भी निकालनी चाहिए। अच्छा, अभी तेजस्वी जी गए थे मरीन ड्राइव पे, कुछ लड़कों के साथ डांस करते हैं, वीडियो वायरल हो गया। लोग कह रहे हैं कि बताइए, इनको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो इनके काम को दर्शा सके। मरीन ड्राइव नीतीश कुमार का बनाया हुआ है, नीतीश कुमार के काम का प्रचार हो रहा है। नहीं, प्रचार क्या बात है। जैसे अब बिहार में सीएम वो हैं, तो अब जब तेजस्वी जी के साथ 17 महीना जब कार्यकाल था, तब भी तो उसका निर्माण चालू था। तो हिस्सेदारी तो उनकी भी एक तरह से कही जा सकती है कि उस पर तो उस समय तो वो भी मंत्री थे, वो भी थे, तो ये नहीं कहा जा सकता है। बाकी जब जो मुख्यमंत्री 20 साल से रहेगा, आखिर उसका जो काम कर रहे हैं वो तो दिखेगा ही, वो तो जनता देख ही रही है। 20 साल में नीतीश कुमार का काम कितने नंबर? सड़क में, पुल में, बिजली में, इस सब में अच्छा काम हुआ है। इसके लिए कोई यकीन नहीं है कि हाँ खराब काम हुआ है। बिहार में काम अच्छा हुआ है। लेकिन देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जैसे बढ़ती है, आज से 30 साल पहले जाइएगा तो बड़े बड़े मशीन नहीं थे, तो विकास का गति भी स्लो था, क्योंकि आदमी लोग काम करते थे। कोई पुल बन रहा है तो उसमें उतनी मशीनरी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अगर मशीनरी बढ़ रही है, हो सकता है कि अगला जो 25 से 35 का टर्म हो तो और नए मशीन आ जाए, जिससे और जल्दी कार्य किया जा सकता है, और जल्दी रोड बनाया जा सकता है, और जल्दी पुल बनाया जा सके। तो वो डेवलपमेंट का जो रेशियो है, आप उसको एक ईयर वाइज नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है। तो उसके पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो काम हुआ है, और आगे की भी जो सरकार बनेगी वो बिहार के लिए बेहतर काम करेगी। किसकी उम्मीद है? हम लोग तो तेजस्वी यादव की क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी अब अचेत अवस्था में जा चुके हैं। वो अब न मीडिया में दिखते हैं, न कोई बैठक करते हुए दिखते हैं। अच्छे तो, लेकिन निशांत एक्टिव हो गए हैं अब।
निशांत एक्टिव हो गए, लेकिन उनको तो कोई पार्टी वाला लाना नहीं चाहता है। संजय झा ये लोग थोड़े चाहेंगे कि निशांत आ जाए फिर उनका दबदबा खत्म हो जाए। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि देखिए तेजस्वी जी भी बराबर कहें कि भाजपा आपके पार्टी को खा जाएगी। अगर जदयू को बचाना है बिहार में तो नीतीश जी के बेटे निशांत को लाना होगा। राबड़ी देवी भी सदन में बोली हैं कि अपने बेटे को आप हो सकता है तो ले आइए, लेकिन अब पता नहीं नीतीश जी क्या निर्णय लेते हैं, उनके बेटे क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन चर्चा तो है कि इस बार विधानसभा में वो कोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं उनकी बात कर रहे हैं, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, या फिर जो भी मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं, बिहार के विकास के मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, नारा दे रहे हैं जय बिहार, जय जय बिहार। तो कितना फैक्टर बिहार में प्रशांत किशोर हैं? प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर मीडिया का हाइप है। सारे मीडिया लोगों को वो पैसा देके अपना मतलब अपना वीडियो चलवा रहे हैं। 5000 लोग हाल ही में कबूल किए हैं कि मेरे साथ हमेशा 5000 लोग चलता है। वो 5000 लोग वो पेड लोग रखे हुए हैं जो हर समय हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ उसको लगता है कि हुजूम आ गया, क्योंकि वो एक ही लोग हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह एक ही लोग घूम रहे हैं। और जिस दिन एनडीए के लोग उतरेंगे, अपना मीडिया पे कब्जा करेंगे, तो फिर प्रशांत किशोर गायब हो जाएंगे सीन से। मीडिया ने उनको बना रका है बना। और आप क्या लग रहा है कि अभी तक भाजपा के लोग उतना एक्टिव नहीं है? पता नहीं, भाजपा के कोई प्रभारी भी नियुक्त नहीं हुआ बिहार में। भाजपा के भी लोग भी लगता है सहमे में कि अब सरकार नहीं बनने वाली, तो लगता है कि उनको स्टेबल है, या फिर SIR का मुद्दा जो हुआ भाजपा के लोग उस पर अलबला गए हैं कि करना क्या है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा। नहीं तो अब तक बिहार में भाजपा तो कहा जाता है कि 24/7 और 5 साल चुनाव के मूड में रहती है, लेकिन बिहार में तो अभी आपको भाजपा का कोई वैसा इस तरह सा दिख नहीं रहा है। लेकिन जो प्रशांत किशोर की आप बात करें, प्रशांत किशोर आखिर जो कहते हैं बेरोजगारी पलायन हटाएंगे, आप ही ने 14 में नरेंद्र मोदी का कैंपेन किए थे, हैं? आप ही ने उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने में मदद किए थे, जो व्यक्ति 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया और आज दर युवा भटक रहा है। अभी आज का न्यूज़ देखा है कि यूपी में संविदा पर नौकरी करने की बात है कि हम लोगों ने जो वादा करवाया था मोदी जी ने उन पर कोई काम नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने मोदी जी के साथ छोड़ दिया। ये तो प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि अपने वादे के मोदी जी पक्के नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। उनको छोड़ने में इतना समय लग गया समझ में ना, वो तो 15-16 में लोगों को समझ में आ गया था। अरे असल बात यह है कि वो यहाँ चुनाव मतलब जो कैंपेन कर रहे हैं वो यहाँ से पैसा कमा के चले जाएंगे। वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि वो 5 सीट नहीं जीतेंगे बिहार में। अच्छा, वो उनका कोई जनाधार ही नहीं है। उनके समाज के लोग ही बीजेपी के वोटर हैं। उनके समाज के अपने जो नेता अपने समाज का वोट भी ना ले पाएगा, वो बिहार में स्थापित नहीं हो पाएगा। पहला फैक्टर तो ये है। वो बिहार के गरीबों की बात कर रहे हैं ना। अरे बात करने से नहीं ना होगा सर, समाज के लोग गरीब थोड़ी हैं। भाई बात करने से नहीं, बात तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रीवियस में जो उनका जो रहा है, नेचर रहा है, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उससे नहीं लगता कि वो गरीबों की भलाई करेंगे। बिहार के गरीब के नेता तेजस्वी यादव ही हैं। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल कहा जाता है। तेज प्रताप के अलग होने से कोई प्रभाव तेजस्वी यादव को पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई खास प्रभाव पड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता। तो तैयार कर रहे हैं युवाओं को कि लड़िए चुनाव? हाँ, वो कर रहे हैं। वो अलग हो गए हैं तो वो भी राजनीति में है, तो अपना लड़ेंगे चुनाव, लेकिन इससे तेजस्वी जी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क पड़ा चाचा के अलग होने से, सरकार नहीं बन पाई समाजवादी पार्टी की। वो इतना यहाँ दबदबा नहीं ना रखते हैं। यहाँ के नेता, बिहार के नेता लालू जी के बाद तेजस्वी जी हैं। सर्वमान्य नेता वही हैं। जी कोई फैक्टर नहीं है बिहार में। तो वो 1-2 विधानसभा लड़ेंगे, अपना उनको विधायक बनना है तो 1-2 विधानसभा लड़ेंगे। बाकी कोई ऐसा नहीं कि उससे कोई बिहार के राजनीति में कोई बड़ा फैक्टर। विधायक हो जाएंगे तो तेजस्वी जी मंत्री बनाएंगे उनको? नहीं, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि पार्टी से निष्कासित हैं, तो मंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं है। पार्टी से 6 साल के लिए वो निष्कासित हैं, तो निष्कासित व्यक्ति मंत्री कैसे बनेंगे? विधायक तो बनेंगे ना। विधायक बनेगा तो जनता अब तय करेगी। जनता वहाँ पे भी हमारे उम्मीदवार रहेंगे। अब जनता को तय करना है कि वो किस उम्मीदवार को जिताते हैं। बाकी वही तो भविष्य के गर्त में जब चुनाव होंगे उसके परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। मोदी जी का कल भाषण हुआ। मोदी जी क्योंकि जो पिछले 4-5 दिन पहले वोटाधिकार यात्रा के मंच से एक व्यक्ति ने मोदी जी को गाली दी, माँ की गाली दी, जो कि बहुत गलत है। उसको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बाद अब वो मुद्दा मोदी जी कल लेके आए हैं कि बहुत भावुक हुए। दिलीप जायसवाल भी कल रो रहे थे, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं भाजपा के। तो आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये बिहार के जनता को भावुक करके वोट लेना चाहते हैं।
दिलीप जायसवाल जी बार बार कैमरा की तरफ देख रहे थे कि मेरा चेहरा रोते हुए कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये नकली आंसू है, मगरमच्छ का आंसू है। और मोदी जी को 5 दिन बाद आ गया है कि उनको गाली दिया गया है, और गाली जो दिया गया हम उसकी निंदा करते हैं, वो गलत है। किसी भी राजनेता को गाली देना, आप उनकी नीतियों से सहमति असहमति रख सकते हैं, लेकिन गाली देना बिल्कुल गलत है। लेकिन वो तो गिरफ्तार हो गया, तो फिर अब क्या बंद करके, बिहार बंद करके क्या मांग कर रहे हैं? कोई विपक्ष का नेता उसके साथ खड़ा है क्या? कोई उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है क्या? बेशक साथ नहीं खड़ा, लेकिन सवाल ये है कि वो आपके मंच पे, वो आप बता रहे हो भाजपा का है, तो आपके मंच पे आया कैसे? उसके हाथ में माइक कैसे पहुंचा? उसने गाली दी तो आपने तुरंत उसको उतारा क्यों नहीं? वहाँ के लोग समर्थन कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। देखिए, जनता तो काफ़ी गुस्सा है, ये तो आप भी जान रहे हैं। जनता में काफ़ी गुस्सा, अगर कोई आक्रोश में ऊपर चढ़ के वैसे बोल दिया है तो वो गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन अब वो किस परिस्थिति में हुआ, क्या हुआ, वहाँ पे लोग किए, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई तो हो गई। जब कानूनी कार्रवाई हो गई, वो पकड़ा गया, कोई लोग उसके समर्थन में नहीं है। भाजपा के लोग तो बलात्कारी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल देते हैं, तो कोई समर्थन में तो है नहीं। आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो कोर्ट सजा देगा वो उसको सजा होना चाहिए। तो इसको आप मुद्दा बना रहे हैं बिहार के कि मेरी माँ को गाली देगा। आप क्या किया? आप वो तो एक कोई लफुआ बोल दिया, लेकिन हिंदुस्तान की माँ को गाली आप तो सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोली, फिर सुनंदा जी को बोले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले। आपके तमाम नेता आयातित महिला बोलते हैं सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्या क्या नहीं बोलते हैं, राजीव गांधी जी को, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को बोलते हैं। तो ये सब तो कोई राहुल जी नहीं कर रो के मांगे कि मेरे दादी जी को गाली दिया, मेरे पिताजी को गाली दिया। राहुल गांधी तो कभी नहीं रो के वोट मांगे, लेकिन इनका ये आदत है, ये जानते हैं कि जनता को कैसे भावुक करके वोट लेना है। नहीं तो ये देखिए, जब नोटबंदी हुई थी तभी अपनी माँ को वहाँ लाइन में लगा दिए थे। प्रधानमंत्री, क्या लगता है आपको कि उनके पास लोग नहीं है जो पैसा एक्सचेंज करके ले आते हैं नोटबंदी में? लेकिन ये दिखाना होता है, असल में ये दिखावा की राजनीति करते हैं, चेहरा उसी तरह से चमकाते हैं, और गोदी मीडिया सारा बिका हुआ है। तो जो बिका हुआ मीडिया है वो उसी लाइन पे मतलब इनको प्रोजेक्ट करता है। और विदेशों में जो राजनीति अपनी माँ का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें भी कोई शक है, आप किसी भी जनता से पूछ लीजिएगा, हम जनता से राह चलते जनता से, वो बता देगा। जाने के, उनके रहते भी कि जाने के बाद भी करते। अरे वो ऐसे व्यक्ति ही हैं कि वो जो उनको जिसका इस्तेमाल करने से अगर उनको 2 वोट भी मिलेगा ना, तो वो उसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं तो इतिहास में बहुत सारे नेताओं को गाली दी गई है, और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह से गाली दी। इनके एक प्रवक्ता शुक्ला जी, जो सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता थे, लाइव डिबेट पर आज तक पर कितना गंदा गाली दी। आज तक आपने कार्रवाई किया? नहीं किया। तो आप तो खुद, आप जब ऊपर का नेता गाली देगा तो नीचे के लोगों का तो मन भरेगा ही। गालीबाज की प्रवृत्ति किसने लाई? भारत की राजनीति में गालीबाज की प्रवृत्ति किसने लाई? आप लोगों ने लाई। आप लोग आज भी नेहरू को, राजीव गांधी जी को, सबको गाली देते आ रहे हैं। तो कोई दे दिया तो दे दिया। अब नेता के तो बहुत सारा राह चलते लोग गाली देते रहता है, लेकिन यह है कि वो एक मंच से दे दिया तो एक बड़ा मुद्दा बन गया, और नरेंद्र मोदी उस मुद्दा को भुना रहे हैं बिहार में। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई है, इतने दावेदार हैं सीट शेयरिंग के, इतनी पार्टियों में, इतने गठबंधन के आपके साथी हैं, कांग्रेस है, माले है, CPIM है, मुकेश सहनी हैं, तेजस्वी यादव एक बड़े हिस्सेदार हैं। तो कैसे सीट शेयरिंग पे बात बनेगी? सीट शेयरिंग पे नेता लोग बैठेंगे और सबको सम्मानित सीट देकर बिहार के चुनाव में हम लोग उतरेंगे। पिछले बार भी हम लोगों ने अच्छे से मतलब चुनाव लड़ा था। सबको जो जिनका जितना अच्छा परफॉर्मेंस है उस हिसाब से सीट की बंटवारा होगी। और वो तो बड़े नेता लोगों का मतलब उनका वो मुद्दा है, वो बैठेंगे साथ में डिस्कस करेंगे, और ये फिक्स है कि हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। किसान तो कह चुके हैं अपनी एक सभा में कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, VIP 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब तो नेता को डिसाइड करना होगा कि उनका कितना वर्चस्व है, उनको कितना सीट देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना सीट उनको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे गठबंधन में लोग हैं, तो सबको मिला जुला कर चलना है, ताकि ऐसा चलना है कि हम लोग जीतें। सिर्फ सीट बांट देने से नहीं ना होगा, जो कैंडिडेट वहाँ पे जीतने लायक हो आखिर उसी को सीट दिया जाएगा। तो ये तो समन्वय की चीज़ है, लोग बैठेंगे, बात करेंगे, इस पर फिर समन्वय होगा, फिर सीट बंटवारा का। ठीक है, सभी गठबंधन के लोग एक साथ हैं, और लेकिन अभी सबसे बड़ी जो लड़ाई अंदरूनी है वो है सीट शेयरिंग की। देखते हैं प्यार से सुलझ जाती है या फिर झगड़ा अभी इनमें होना बाकी है। बाकी बात रही जो प्रधानमंत्री कल आए और अपनी मां के नाम पर एक बार और भावुक हुए। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भावुक हुए। तो प्रतीक पटेल का मानना है कि मोदी जी की पुरानी आदत है, नोटबंदी के समय में भी उन्होंने अपनी माता जी का इस तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी 90 साल की बूढ़ी माँ को
उस नोटबंदी की लाइन में लगाया। जितनी बार प्रधानमंत्री गए उतनी बार हीराबेन के साथ तस्वीरें हर बार वायरल हुई। तस्वीर माँ से मिले तो मिले, लेकिन तस्वीर एक बार भी लेना नहीं भूले। और वही अब उनके जाने के बाद भी इस तरीके से भावुक होकर अपनी माँ के नाम का इस्तेमाल वोट लेने के लिए कर रहे हैं खाली। आप लोग क्या सोचते हैं कि अपनी माँ का नाम वोट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या सही में प्रधानमंत्री भावुक हैं? बहुत बुरा लगा है। और बाकी जो नेताओं को गाली दी गई उनके बारे में भी क्या मोदी जी यही बात सोचते हैं? जितनी गालियाँ मोदी जी ने दी, क्या मोदी जी उनके लिए भी भावुक होते हैं कभी? तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।